ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। इससे पहले वाले लेक्चर में हम जुडिशियल रिव्यू क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने बड़े संक्षेप में इसको देखा था कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि यदि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट को यदि जुडिशरी के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। एक और दूसरे तरीके के रिव्यू की बात हमने की थी जो आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। उसमें यह था कि कोर्ट अपने जजमेंट को स्वयं क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो ये वाला जो रिव्यू था वो अलग तरीके से था, वो अलग तरीके से यूज होता है। लेकिन जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें कोर्ट क्या करता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट को जुडिशियली एग्जामिन करता है, उसको स्क्रूटनाइज करता है कि क्या ये लॉफुल है या नहीं है, और इसी पूरे प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू का नाम दिया जाता है। अब हम स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया की बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आखिर जो जुडिशियल रिव्यू है उसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से ये काम होता है। ठीक है, देखिए हम एक एक लाइन आपके लिए पढ़ते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। और चूंकि समय हमारे पास होता है तो चलो ठीक है अभी कर देते हैं, लेकिन जब समय नहीं होगा हमारे पास तो हम इसको अलग तरीके से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू इज वन ऑफ द इसेंशियल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज helped preserve the constitutional principle and values and the constitutional supremacy. The power of judicial review is available to the Supreme Court and the High Court in different states in the matters of both legislative and the administrative action. अब एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए कि जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। दोनों कोर्ट के पास ये पावर है कि सरकार के किसी भी एक्ट को जुडिशियली स्क्रूटनाइज करे। वो डिपेंड करता है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट का बनता है या नहीं है। जुरिस्डिक्शन यदि बनता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो चीज है वो हाई कोर्ट भी स्क्रूटनाइज कर सकता है, उनके पास भी पावर है। यदि मान के चलिए कोई ऐसा एक्ट आपने बना दिया और वो यूपी में बना है और उसके बाद जुरिस्डिक्शन इलाहाबाद कोर्ट का है, वहां पे चैलेंज हुआ है, ऑब्वियस सी बात है वो वहां का जुरिस्डिक्शन चूंकि बन रहा है तो कर सकते हैं। यदि यहाँ पे दिल्ली में ऐसा चीज हुआ है, दिल्ली में जुरिस्डिक्शन है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही और साथ के साथ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के पास भी है। इसीलिए तो दिल्ली हाई कोर्ट इतना पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये दिल्ली में जो जुरिस्डिक्शन है इसका, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और उस सिचुएशन में दिल्ली हाई कोर्ट काफी कॉम्पिटेंट हाई कोर्ट है, वन ऑफ द बेस्ट हाई कोर्ट है। और उसके बाद जो है इसके क्षेत्राधिकार जो है, जुरिस्डिक्शन है, वो काफी वाइड है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी भी एजेंसियां हैं वो बेसिकली दिल्ली में स्थापित है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये चीज होती है। अब आप देखते होंगे कि जब भी जैसे राइट हुआ अभी दिल्ली में यहाँ पे या कोई और प्रोटेस्ट हुआ, इसमें पैरेलली चलता है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। उसका कारण यही है, उसका कारण यही है कि दोनों कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। हाई कोर्ट भी उतना ही पावरफुल है। यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन की बात यदि हम करें तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, डजंट मैटर, यदि इस जुरिस्डिक्शन में हुआ है तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास पावर है कि उस पे अपना जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, जैसा भी उसको सही लगे। यदि हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है, हाँ ये बात सही है कि उसके इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन तो हाई कोर्ट के पास भी है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हाई कोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट को स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाई कोर्ट के पास बहुत पावर होता है, ठीक है। तो वो भी बात है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट का या नहीं, क्योंकि जुरिस्डिक्शन यदि नहीं होगा तो कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस वजह से जुरिस्डिक्शन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोबारा मैं पढ़ रहा हूं कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल टू सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन डिफरेंट स्टेट इन द मैटर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अब देखिए दोनों बोला कि लेजिस्लेटिव एक्शन में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में भी, दोनों में जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लार्जली दिस पावर हैज बीन अप्लाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और यह कहा गया है कि ये जो पावर है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है,
वो बेसिकली इसका इस्तेमाल वहीं पे होता है जब किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। यदि फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच सकता है डायरेक्ट, या फिर हाई कोर्ट में पहुंच सकता है, डिपेंड करता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जाते हैं और उनको इसेंशियल नहीं लगता है तो आपको वो वापस हाई कोर्ट में बोल देते हैं कि आप वहां जाकर के ये रेमेडी ले लीजिए, उनके पास भी पावर है, वहां से चीजें नहीं होगी तो आप मेरे पास आ जाइएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है, टू अ लेसर एक्सटेंट जुडिशियल रिव्यू has also been used in matters concerning the legislative competence with regards to the center state relation। अब सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, ये जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू नो मैटर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कोर्ट्स हैव एम्प्लॉयड doctrines such as the proportionality, legitimate expectation, reasonableness and principle of natural justice। अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसको ध्यान से समझिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये सारा जो टर्म है बड़ा आसान है, लेकिन मैं बताऊं आपको ये आसान नहीं है, बहुत अलग तरीके से टेक्निकल चीज है। जो प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी आप पनिशमेंट देंगे, जो भी आप फाइन लगाएंगे या किसी भी तरीके का डिसीजन देंगे, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल इन नेचर। जिस तरीके का कार्य किया गया है, जिस तरीके का एक्ट किया गया है, उसी के इन अकॉर्डेंस में देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको एक तरीके से एक थप्पड़ मार दिया और आप उसको लाइफ सेंटेंस दे दिए कि भाई जिंदगी भर तुम जाकर के जेल में रहो। ये देखने से लग रहा है कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है, डिसप्रोपोर्शनेट है। तो बेसिकली इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की बात करता है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी होती है उसका एक एक्सपेक्टेशंस होता है, उसका कार्य करने का वो चीज होता है। यदि वो नहीं करते हैं तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाता है। रीजनेबलनेस की बात करते हैं, मतलब आपको दिख जाएगा कि कोई भी चीज रीजनेबल है या नहीं है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कहा गया है कि यदि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर जो स्टेट है, लेजिस्लेचर है, यदि इन तमाम बातों को ध्यान में नहीं रख करके कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो रीजनेबल नहीं है, जो प्रोपोर्शनेट नहीं है, उस और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। Essentially, the scope of judicial review in courts in India has developed with respect of three issues। थ्री इशूज क्या क्या हैं उसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए। कहता है कि पहला है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और तभी फंडामेंटल राइट के कारण ही बहुत सारी चीजें होती है। और यदि फंडामेंटल राइट को छोड़ दिया जाए तो आपका जो जिंदगी जीने का जो एक वो चीज है ना, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, जिसके बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, अदरवाइज आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच सकते हैं। कल ही मैंने आपको बताया है, देखिए यहीं पे मैंने बताया था, अभी मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये चीज मैंने आपको बताया था ना, ये वाला चीज, ये वाला यहाँ पे मैंने बताया था कि देखिए जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव है यहाँ, जिस तरीके से लेजिस्लेटिव है यहाँ, लेजिस्लेचर, उस तरीके से जुडिशरी है। मतलब यहाँ पे एमपी एमएलए जो है राज्यसभा में काम करते हैं, प्रेसिडेंट वाला ऑफिस है, ठीक उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्ट आप पहुंच रहे हैं, कोई बड़ा बात है, कोई छोटी बात है। आप डायरेक्ट पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं क्या किसी चीज के लिए? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में हम देखते रहते हैं तो लगता है बहुत बड़ी चीज है। सुप्रीम कोर्ट में हम उतना जानकारी नहीं होता लॉ का, तो हम सोचते हैं अरे चलो ठीक है सुप्रीम कोर्ट होगा। अब ये जो यहाँ पे पहुंचना आराम वो चीज आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी कहा गया है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप आराम से सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दूसरा है मैटर कंसर्निंग टू द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव कंपिटेंस को यदि चैलेंज किया गया कि इसके पास है ही नहीं पावर बनाने का, लॉ बना दिया जी, लेजिस्लेटिव कंपिटेंस को चैलेंज कर दिया, तब आप पहुंच सकते हैं। एंड फेयरनेस इन द एग्जीक्यूटिव एक्ट, यदि एग्जीक्यूटिव का एक्ट सही तरीके से नहीं है, उस तरीके से फेयर यदि नहीं है, तो भी जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल यहां पे किया जा सकता है। डिस्कस बिलो आर सम ऑफ द सैलिएंट फीचर्स इशूज।
as well as the examples of the way in which judicial review is practiced by the Supreme Court of India. तो बेसिकली यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देकर के बताया गया है कि जो जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है, ये जो इस्तेमाल होता है वो किन कारण से होता है, कौन कौन से मैटर में हो सकता है। यहाँ पे बताया कि ये फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ जितना भी मामलात हैं उसमें आपका जो है जुडिशियल रिव्यू करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो कर सकता है। सेंटर स्टेट के रिलेशन का बात है उस सिचुएशन में, चूंकि मैटर ग्रेव है, दो यदि स्टेट आपस में लड़ जाएं, चूंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी स्टेट की बात करते हैं दे आर वेरी पावरफुल, और दो पावरफुल व्यक्ति यदि एक दूसरे से लड़ने लगे तो कुछ हो या ना हो इतना जरूर होगा कि स्टेट का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो इस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। और यदि एग्जीक्यूटिव का एक्शन फेयर नहीं है, मतलब अनफेयर एक्शन है यदि एग्जीक्यूटिव का, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू आराम से किया जा सकता है। इस तरीके की बात यहाँ पे आपको स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू के चैप्टर में यहाँ पे दिया गया है। अब जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब मैंने आर्टिकल 13(1) और 2 के बारे में बताया था तब मैं आपको बोला था वहां पे कि देखिए बाद में इसका यूज आएगा और उस समय मैं आपको बड़े संक्षेप में समझाऊंगा, क्योंकि डिटेल में मैं पहले ही बता दिया हूं। तो बस इस बार मैं आपको उसी चीज को रिकॉल कराऊंगा कि क्या मैंने आर्टिकल 13 में आखिर क्या बताया है, और उसके बाद आप आराम से समझ में ये चीज जो है आ जाएगा। अब देखिए जो पहला कंसेप्ट है इसमें कहता है कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स, ये कहता है कि आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2, मैंने दो चीज बताया था, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 में बताया था कि बेसिकली आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 और 2 जो है इसी को कहते हैं कि यहीं से कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का स्टार्टिंग हुआ है, शुरुआत हुआ है। हालांकि मैंने ये आपको बताया था कि जुडिशियल रिव्यू एज सच इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन एनी अदर एक्ट। जुडिशियल रिव्यू नाम का कोई वर्ड नहीं है, मैंने एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सुटेबल उसको सूट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको आपको प्लेस तो करना पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल 13 है वहीं पे जुडिशियल रिव्यू को इंटरप्रिटेशन उसका आर्टिकल 13 का ऐसा किया जा सकता है कि जो जुडिशियल रिव्यू के आसपास नजर आए। और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 13 में यह कहा गया था उसके क्लॉज फर्स्ट में कि जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बनाए गए लॉज थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले वो कार्यरत थे, और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके बाद भी वो कार्यरत रहे, क्योंकि यदि एकाएक हम यदि सारे लॉ को हटा देते तो लॉलेसनेस आ जाती सोसाइटी में मारपीट मच जाती, एक दूसरे का कत्लेआम हो जाता है, किसी के प्रॉपर्टी को लेके सब स्नैच करना स्टार्ट कर देते, और लॉ चूंकि होता नहीं तो उनको पनिश नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से क्या इसमें कहा गया है कि वैसे लॉ जो ड्रैकोनियन हैं, जो बहुत बेकार लॉ हैं, जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं, कई बार ब्रिटिश इंडिया इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसे लॉ बनाए थे ताकि जो इंडियन पीपल हैं उनको सप्रेस कर सके। तो उन तमाम लॉ का क्या फायदा यदि वो आजादी के बाद भी वो तमाम लॉ विद्यमान रहे, वो तमाम लॉ प्रेजेंट रहे हमारे कंट्री में, तो आजादी का क्या मतलब हो रह जाएगा। बात तो वही हुआ, आजाद रहे या ना रहे, काम तो वही हो रहा है। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इसमें एक सेट ऑफ राइट जो फंडामेंटल राइट के तर्ज पे दिया गया, और उसमें कहा गया कि दुनिया का कोई भी लॉ हो फर्क नहीं पड़ता, यदि इन तमाम फंडामेंटल राइट के इन कॉन्फ्लिक्ट में होंगे तो वो तमाम लॉज अपने आप खत्म हो जाएंगे, टू दैट एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक का वो क्या होंगे, इससे कॉन्फ्लिक्ट में होंगे। मैंने एग्जांपल देकर के आपको बताया था कि यदि 10 पेज का कोई लॉ है और उसका मात्र एक पेज ऐसा है जो फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अगेंस्ट में है, तो हम 10 के 10 पेज को नहीं खत्म करते, टू दैट एक्सटेंट, मतलब जो पेज जिसमें ऐसा लॉ लिखा है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट काम कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उस पेज को उठा करके निकाल दीजिए। बाकी जो 9 पेज अच्छा है उसको आप रहने दीजिए, उसको यदि आप पूरा का पूरा खत्म कर देंगे तो हो सकता है फिर से आपको इमरजेंसी में नया लॉ बनाना पड़े, और नया लॉ बनाना इतना आसान नहीं होता, अब आपको पता है। और उन दिनों तो और काफी मुश्किल था, क्योंकि उस दिनों तो हम जस्ट आजाद हुए थे, हमें ढंग से पता भी नहीं था किस तरीके से हमें डिस्कशन करना है, क्या चीजें करनी है। अब तो धीरे धीरे हम बहुत मैच्योर होते चले गए हैं। तो वो वाली चीज है, आर्टिकल 13(1) में ये था। आर्टिकल 13(2) में इस तरीके से था कि चलो अब तो संविधान बन गया लेकिन लॉज तो अभी भी बनेंगे, हो सकता है कोई ऐसा गवर्नमेंट आए जो कि अनाप शनाप लॉ बना दे, सिटीजन्स के राइट को खत्म करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कोई ऐसा लॉ बना दे जो ड्रैकोनियन इन नेचर हो। गवर्नमेंट है, कर सकता है, और हमने देखा
हमने विटनेस किया जब इमरजेंसी की बात हुई, इंदिरा गांधी का जो पीरियड था उसमें हमने ऐसा विटनेस किया कि ऐसे तमाम लॉज बनाए गए, उसका फेरबदल किया गया, जिससे क्या हुआ, सिटीजन्स के राइट को खत्म कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे राइट्स थे और आज भी कुछ चीजें इसी तरीके की हो रही है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे उनको ये बात 70 साल पहले पता था कि ये जरूर ऐसा होने वाला है, इसीलिए आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 डाल दिया उसमें, और उसमें कहा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो भी वो गलत होगा और आपको ऐसा करने का नहीं दिया जाएगा इजाजत, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर मैं जुडिशरी को रख रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, चलिए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये जो मैं बात बताया हूं उसी को एनसीईआरटी अपने अलग अलग शब्दों के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर ये क्या कहते हैं। कहता है कि आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2, मतलब ये वाली बात कर रहा है जो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया उसके बाद की बात कर रहा है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट 3, मतलब फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। मैंने बोला था कि ये void हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। बी आर अम्बेडकर जो साहब थे वो जो चीज है इसके बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हैज टर्म्ड दिस प्रोविजन एज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको कहा गया, ये बोलते हैं कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिख दिया है। वैसे आर्टिकल 32 जो है उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था अंबेडकर के द्वारा। अब ये कह रहा है कि आर्टिकल 13 को भी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है। मुझे इससे पहले ये जानकारी नहीं थी, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या इसको बोला गया है या फिर ये एनसीईआरटी कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ गलती किया है। लेकिन इतना पता है कि जो आर्टिकल 32 है उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, लेकिन यहाँ पे सोल की बात नहीं की, हो सकता है सही भी हो, कोई ठीक नहीं है, मुझे एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा। आप में से जो लोग चाहें तो वो भी इसको चेक कर सकते हैं। दो अलग अलग चीज होगा, क्वेश्चन गलती मत कीजिएगा। एक होगा हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे लिख रहा है कि आर्टिकल 13 को इन्होंने हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। हो सकता है ये बात सही भी हो, गलत भी हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले ये चीज ये नहीं सुना है कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा गया है। हार्ट एंड सोल की बात जरूर अंबेडकर साहब कहे थे, हो सकता है कि ये सही हो, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। Constitution Drafting Committee of the Constituent Assembly has termed this provision as the heart of the Constitution. The article provides explicitly the power of judicial review of to the courts in the matters of fundamental rights। अब देखिए, इतना पता कर दिया, ये आपको ऐसा इंटरप्रेट करने के लिए कह रहा है कि ये जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 और 2 है, ये बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। ये इंटरप्रिटेशन तो उसी तरीके से है, हालांकि वो लिखा हुआ नहीं है, कहीं देखा आपने कि जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसको इंटरप्रेट किया गया है। और यहां पे कहा गया है कि दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स एक्सप्लिसिटली द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द कोर्ट्स इन द मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्दरमोर, अब देखिए आर्टिकल 32 की बात यहां पे कर रहा है। अब कहता है कि फर्दरमोर आर्टिकल 32 ऑफर्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। अब इसको जानने से पहले इतना समझिए कि जब फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, अब यदि कोई व्यक्ति उसको इन्फोर्स नहीं कर पाए, यदि कोई व्यक्ति उसके वायलेशन के लिए कोर्ट नहीं जा पाए, तो फिर वैसे फंडामेंटल राइट का क्या फायदा। इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक अलग से हम ऐसा आर्टिकल बनाते हैं जिसमें हम ये लिखेंगे कि इन केस यदि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो इस चीज के लिए ये दो अलग अलग जो है आर्टिकल बनाए, एक 32 बना दिया और दूसरा 226 बना दिया। आर्टिकल 32 के अंदर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल 32 चूंकि स्वयं एक फंडामेंटल राइट है,
आर्टिकल 32 स्वयं एक फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और इसीलिए इसको कहा गया हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शायद ये बात यहाँ पे एनसीईआरटी लिखना भूल गया, या नहीं लिखा है, या पता नहीं बाद में लिखा होगा, देख लेते हैं। हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 को कहा गया, इसका कारण यह है कि यह स्वयं अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 आपका फंडामेंटल राइट एज सच नहीं है, लेकिन आर्टिकल 32 पार्ट 3 में दिया गया है, मतलब ये भी, इसका वायलेशन भी अपने आप में एक वायलेशन है। तो उस तरीके से आपको कोई भी यदि रोक रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने से, वो भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। मान के चलिए कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ, अब क्या कर रहा है कि एक पार्टी जो है वो आपको रोकने का प्रयास कर रहा है कि मैं तुमको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दूंगा। तो एक केस क्या होगा, एक केस होगा कि वो मेरा फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया, और दूसरा केस आप लगा सकते हैं कि चूंकि ये मुझे आने से रोक रहा था, मुझे आने में तकलीफ वो कर रहा था, मुझे आने में षड्यंत्र ऐसा कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊं सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी एक वायलेशन हो गया। तो दो केस यहां पे लग जाएगा, दो केस अलग अलग सेपरेट चलेगा, ठीक है। एक तो वो जो किया एक तो उसके लिए, और दूसरा ये आपको रोक रहा था आने के लिए, क्योंकि ये स्वयं में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32। तो दोनों अलग अलग केसेस होंगे, ये टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ है, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 32 ऑफर द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोवाइड्स वन ऑफ द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स। From this article, the Supreme Court derives authority to issue directions or order or writs in the nature of। अब 5 तरीके के रिट्स इशू किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा। ये बोथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेबल होता है। रिट का बिल्कुल जो रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पैरेलली चलता है। कई मायनों में आर्टिकल 226 के अंदर जो पावर हाई कोर्ट को दिया गया है वो ज्यादा वाइड पावर है, क्योंकि यहाँ पे आप लीगल राइट्स के वायलेशन के लिए भी आप जो है रिट इशू करवा सकते हैं, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा तो ये इसेंशियल होना चाहिए कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है, लीगल राइट में क्या डिफरेंस है, ये सब के लिए मैं वैसे तो वीडियो लास्ट टाइम मैंने बनाया था, उसको मैं दे दूंगा आपको, अदरवाइज मैं अलग से एक क्लास ले लूंगा ताकि आपका जो है क्लियरिटी आ जाए, इस पे कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब ये बता रहा है कि 5 तरीके के रिट्स हैं। हैबियस कॉर्पस एक रिट की बात कही गई है। दूसरा है इसका मतलब ये समझा रहा है कि हैबियस कॉर्पस का मतलब ये जो रिट्स वगैरह हैं हम बड़े डिटेल में करेंगे, पेशेंस रखिए, ठीक है, इसको हम आराम से करेंगे। अभी जो एनसीईआरटी जितना कर रहा है उतना आपका बेस बन जाए, उसके बाद हम अलग से जब हम एडवांस क्लासेस लेंगे तो इसमें बड़े अच्छे से आपको एग्जाम्पल देके बता देंगे हम, ठीक है। पहला है हैबियस कॉर्पस का रिट। उसमें कहता है कि टू ऑर्डर द रिलीज ऑफ ए पर्सन इज अनलॉफुली डिटेन्ड। यदि अनलॉफुली डिटेन किया गया है उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को छोड़ा जाए, उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस करा जाए, ये जो ऑर्डर होता है कोर्ट का उसी को हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। रिट्स का सिंपल मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ अ हायर अथॉरिटी, ठीक है, रिट्स का मतलब यही होता है। तो जब हम रिट्स की बात करते हैं तो यूजुअली कोर्ट जो है इसको इशू करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। पहला जो रिट इशू कर सकता है वो हैबियस कॉर्पस का होता है। टू ऑर्डर द रिलीज ऑफ पर्सन इन इज अनलॉफुल डिटेन। यदि अनलॉफुली डिटेन किया गया है किसी व्यक्ति को तो कोर्ट के पास यदि जाएंगे आप तो क्या होगा, वो वहां से ऑर्डर इशू करेंगे कि इसको छोड़ा जाए और मेरे पास लाया जाए, चाहे जिंदा लाएं या मुर्दा लाएं, इस बॉडी को मेरे पास लाइए, ठीक है। दूसरी है मैंडमस की बात करता है, टू ऑर्डर टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। अब मान के चलिए कि कोई डीएम साहब हो या फिर कोई एग्जीक्यूटिव है, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है और वैसा काम जो लीगली बाउंड है वो करने के लिए, यदि कोई डीएम है इस चीज के लिए बाउंड है कि वो आपका जो है डोमिसाइल बनाए या आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनाए और वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो अपने लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है। इस सिचुएशन में आप लड़ाई तो नहीं कर सकते डीएम से, लाठी तो नहीं चलाएंगे, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि फला व्यक्ति जो इस पोस्ट पे है, जो पब्लिक ऑफिसर है, और ही और शी इज नॉट परफॉर्मिंग हिज और हर ड्यूटी, और इसीलिए उसे आदेश दिया जाए कि वो ऐसा करे। तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट क्या करेगा, आदेश पारित करेगा कि क्या हो गया डीएम साहब, आप करो जल्दी, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा, वो बात है। तो ये मैंडमस हो गया, दैट इज टू ऑर्डर टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, किस चीज को रोकना, ये यूजुअली लोअर कोर्ट को भेजा जाता है। कहते हैं टू प्रिवेंट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑन अ केस। मैंने अभी इससे पहले जुरिसडिक्शन की बात की, लॉ में जुरिसडिक्शन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यदि किसी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है,
उस सिचुएशन में यदि कोर्ट वो कोर्ट जो है केस को सुन रहा है तो वो गलत जुरिडिक्शन में सुन रहा है। उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप तो पहले रिक्वेस्ट करेंगे उस कोर्ट को, लेकिन फिर भी यदि नहीं माने तो आप हायर कोर्ट में जाकर के केस को वहीं रोकने के लिए कह सकते हैं। ऊपर से पास आ जाएगा, ऑर्डर पास हो जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कहेंगे कि ये जो है आप प्रोहिबिशन ऑर्डर पास करेंगे और बोलेंगे कि वहीं पे रुक जाइए, आप वहीं जहां है वहीं पे रुक जाइए और केस को आगे नहीं सुनिए। इसी के सिमिलर जैसा होता है पांचवा है सर्सियरी। इसमें कहते हैं टू रिमूव अ केस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड गेट द प्रोसीडिंग बिफोर इट। अब इसमें प्रोहिबिशन में तो ये था कि वहीं पे रोकना है, ऐसा जहां पे केस जितना हुआ है वहीं पे रोक दो। लेकिन जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो मान के चलिए कि केस पूरा सुन लिया गया, डिसीजन आ गया, उसके बाद पता चला कि ये तो राइट जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं। उस सिचुएशन में क्या होगा, पूरे पूरे डिसीजन को क्वेश्चन कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जो राइटफुल जुरिस्डिक्शन है वहां पे जाइए और दोबारा केस को खींचिए। तो उसमें जो इशू होगा वो सर्जरी इशू होगा, और जहां पे केस चल रहा है अभी उसमें यदि रोकना है तो उसमें प्रोविजन होगा। और ये जो लास्ट वाला है क्यू वारंटो, जिसमें कहता है टू इशू डायरेक्टिव टू अ पर्सन टू वैकेट एन ऑफिस रॉन्गफुली ऑक्युपाइड। यदि कोई व्यक्ति रॉन्गफुली ऑक्युपाई कर दिया, बोला हम जी हम तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और वहां पे वो गलत तरीके से वहां पे चला गया है, कई बार ऐसा फ्रॉड हो जाता है, या बहुत सारी और ऐसे भी चीजें होती है जो इलीगली बोल देते हैं हाँ मेरे अंदर ये काम है, हम तो ये करने वाले हैं। तो आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि ये ऑन व्हाट ऑथोरिटी, क्यू वारंट ऑन व्हाट वारंट, क्या ऑथोरिटी है आपको करने का, ये चीज कहाँ है, वो डॉक्यूमेंट लाइए मेरे पास, आइए दिखाइए इसको। तो नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको हटा देगा वहां से। ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि इसको तो हम आपको ऐसे समझाए, मान के चलिए कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर खत्म हो जाता है और इलेक्शन वो जानबूझ करके डिले कर देता है कुछ कारण से, और बोलता है कि नहीं जब तक है तब तक हम ही रहेंगे पीएम, या फिर कोई और ऐसे मिनिस्टर हैं जो ऐसा ही करते हैं। उस सिचुएशन में आप क्यों वारंटो लगा सकते हैं, ऑन व्हाट ऑथोरिटी, जब आपका टेन्योर खत्म हो गया है उस सिचुएशन में आप क्यों नहीं कर रहे हैं इलेक्शन को, क्यों नहीं जानबूझ के डिले क्यों करा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। इमरजेंसी सिचुएशन है उसको डील करने के लिए वो एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में यदि आप जबरदस्ती कोई प्रधानमंत्री बोले कि नहीं हम आगे 4 साल के लिए और बनेंगे बिना इलेक्शन के, तो वो ऑन व्हाट ऑथोरिटी, ऑन व्हाट वारंट, वो क्यों वारंटों का ऑर्डर पीएम साहब को इशू कर दिया जाएगा कोर्ट से कि आकर के बताइए कि ऑन व्हाट ऑथोरिटी यू आर प्रिज्यूमिंग योरसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जबकि इलेक्शन भी नहीं करवा रहे हो तुम जानबूझ करके। कोई इमरजेंसी का सिचुएशन रहे तो अलग अलग बात है, ठीक है। ये वाली चीज है। अब कहता है कि लाइक आर्टिकल 32, अब जैसा कि मैंने आपको बताया 226 के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वैसे ही कह रहा है लाइक आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 इज अ पैरेलल प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स एंड अलाउज वन टू इंस्टीट्यूट सिमिलर रेट्स इन द हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन यही आता है कि आर्टिकल 226 जो है उसके अंदर कौन कौन से रेट इशू किए जा सकते हैं, तो ये पांचों रेट्स इशू किए जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये पांचों रेट इशू किए जा सकते हैं। अंतर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंदर करेगा जो स्वयं में फंडामेंटल राइट है, और इसीलिए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा गया है। और आर्टिकल 226 के अंदर जो है हाई कोर्ट इशू करता है जो कि स्वयं में अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बात समझ में आ गया। हालांकि यदि हम बात करें रेट इशूइंग पावर ऑफ हाई कोर्ट की, ये ज्यादा ब्रॉड है सुप्रीम कोर्ट से। उसका कारण ये है कि ये जो यहाँ पे लीगल राइट्स के वायलेशन के लिए भी यहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं। एक और बात जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उस बात को आप समझिए कि हाई कोर्ट इजिली अप्रोचेबल होता है, हाई कोर्ट में आप इजिली अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आना और यहाँ पे केस लड़ना इतना आसान नहीं होता है। ये भी कारण है कि जो आम व्यक्ति हैं उनको हाई कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आसान हो गया। मैंने कई बार एग्जांपल में कहा था आपसे कि साउथ मोस्ट आप स्टेट से हैं और वहां से आपको रिट इशू करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसी हाई कोर्ट में चले जाएंगे, जब सेम पावर है तो वहां कर देगा। अदरवाइज वहां से आपको सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा, कौन लॉयर यहाँ पे आप करोगे, इतना पैसा लगेगा, कब डेट होगा, कितनी बार आना जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। उस सिचुएशन में यदि काम वहीं पे हो जाएगा आपका, तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब है। तो चूंकि हाई कोर्ट इजिली अप्रोचेबल है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वाइड पावर दिए गए हैं हाई कोर्ट्स के लिए। इसीलिए जब भी हाई कोर्ट्स की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट कई बार इस चीज को मैटर को यहाँ पे कर दिया कि हाई कोर्ट्स आर वेरी पावरफुल, हाई कोर्ट को छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो वो चीज है। चलिए लास्ट पैराग्राफ है, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है। लास्ट पैराग्राफ में ये कहा गया है यहाँ पे, जस्ट वेट,
हाँ, अब देखिए इसमें कहा गया है कि कोर्ट्स थ्रू इट्स जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस हैव लिबरलाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टेंडाई। अब आप में से कोई ऐसे थे जो लोकस स्टेंडाई के प्रिंसिपल के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये लोकस स्टेंडाई क्या होता है। आज हम आपको लोकस स्टेंडाई क्या होता है उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको सारा चीज समझ में आ जाए। लोकस स्टेंडाई का मतलब ये होता है कि जैसे आप इसको समझिए कि यदि हमारे और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है, कोई केस हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हम दोनों में से कोई एक व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं जा सकता ना। तो इसी चीज को कहते हैं लोकस स्टेंडाई। ऑन व्हाट लोकस, क्या है आपका, क्या स्टेक है, आप किस तरीके से इस पार्टिकुलर केस में रिलेटेड हैं। यदि रिलेटेड है तब तो कोर्ट जा सकते हैं, यदि रिलेटेड नहीं है तो आपका राइट नहीं बनता है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो वही प्रिंसिपल को लीगल भाषा में कहते हैं लोकस स्टेंडाई। ठीक है, तो नॉर्मली लोकस स्टेंडाई के प्रिंसिपल को फॉलो करा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में लोकस स्टेंडाई के प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया है। जैसे कंसेप्ट ऑफ पीआईएल, यदि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं तो यहां पे कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जा करके क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली उस चीज से रिलेटेड है। यदि ऐसा कोई मैटर है जिसमें पब्लिक एट लार्ज, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा राज्य यदि उससे अफेक्ट होगा, तो इसमें से कोई भी पब्लिक का कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट ये नहीं पूछेगा उससे कि तुम्हारा क्या रिलेशन है इस केस से, तुम कैसे इस केस से रिलेटेड हो, क्या तुम्हारा लोकस स्टेंडाई बनता है इस केस में, वो नहीं पूछेगा उससे। तो नॉर्मली लोकस स्टेंडाई का प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई मामलात में ये जो लोकस स्टेंडाई के प्रिंसिपल हैं उनको डाइल्यूट कर दिया है। मतलब ये हुआ आम व्यक्ति भी कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है, मतलब एक तरीके से पीआईएल कर सकता है, वहां पे अपना बात रख सकता है कि ये चीज हो गया, आप चूंकि जज हैं, आप चूंकि कोर्ट हैं, और ये जो मामला है वो पूरे शहर का है, पूरे पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहा है। उस सिचुएशन में क्या होगा, वो आपका जो पिटीशन है उसको एडमिट करा जा सकता है। लोकस स्टेंडाई के प्रिंसिपल को 100% नहीं फॉलो करा जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं लोकस स्टेंडाई। ऑन व्हाट लोकस, ठीक है, कोर्ट्स थ्रू द जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस हैव लिबरलाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टेंडाई। और देखिए इसको ब्रैकेट में लिखा है, राइट टू अपीयर बिफोर और पिटीशन द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ दोज हु लैक एक्सेस टू द कोर्ट ड्यू टू द रीजंस ऑफ पॉवर्टी और सोशल एंड इकोनॉमिक डिसेबिलिटी। अब इसमें कहा गया कि जो लोकस एक व्यक्ति है वो इतना सोशली डिप्राइव्ड है, या फिर इकोनॉमिक उसमें डिसेबिलिटी है उसके पास, या फिर जेल में व्यक्ति है और उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, उस सिचुएशन में वो जेल से निकल करके ये माइटी स्टेट के अगेंस्ट कैसे काम करेगा, कैसे कोर्ट जाएगा। और यदि नहीं जाएगा तो फिर वो जिंदगी भर उसका फंडामेंटल राइट तो वायलेट होते रहेगा। तब उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, स्पेशली जो लॉयर्स हैं, उनका ये धर्म है, उनका ये काम होना चाहिए कि अपने ये जो टाइम है, अपने प्रोफेशनल टाइम का कुछ टाइम बचा करके इन लोगों के उत्थान के लिए भी कुछ काम कीजिए। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लॉयर होते हैं, जब भी आपको जेल वगैरह में कुछ चीजें होती है, वहां जो जेल में लोग होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कई मामलों में जो वकील होते हैं वो पीआईएल लगाते हैं कोर्ट में कि इस तरीके का चीज हो रहा है, और कोर्ट उनको सुनती है। हालांकि इस व्यक्ति का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन चूंकि पूरे पूरे जेल में इस तरीके की चीजें, गलत चीजें प्रैक्टिस हो रही है और उससे बहुत सारे प्रिजनर्स का फंडामेंटल राइट स्टेक पे है, तो उस सिचुएशन में उस ग्रेटर, वो लार्जर चीज को बचाने के लिए ये जो कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टेंडाई है, कोर्ट अब इस लॉयर से नहीं पूछेगा कि लॉयर साहब आपका क्या है स्टेक इसमें, तो बोलेंगे मिलॉर्ड ये तो पब्लिक इंटरेस्ट है, ये तो बहुत सारे हजारों के हजार जो कैदी हैं उनकी लाइफ की बात है, और यदि आप इसको एडमिट नहीं करोगे, अभी भी आप मुझे लोकस स्टेंडाई पूछोगे, तो मैं केस वापस ले लूंगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे उन तमाम व्यक्ति का फंडामेंटल राइट डिप्राइव होगा, और वो आप पे एक धब्बा है एक तरीके से, क्योंकि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी यदि किसी को दी गई है तो आप ही को दी गई है, और यदि आप अपना ढंग से नहीं करेंगे तो इतिहास आपको
बहुत ही काले अक्षरों में लिखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर बोलेंगे बात सही तो बोल रहा है, ठीक है आप मुझे दिखाइए कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अब जैसे ही जज ये बोलेंगे मतलब उन्होंने केस को एक्सेप्ट कर लिया है, और जैसे एक्सेप्ट करेंगे फिर तो आगे का काम लॉयर साहब संभाल लेंगे। तो ये वाली चीज होता है लोकस स्टेंडाई। और यही पे यहाँ पे कहा गया है कि जो डिप्राइव्ड पीपल हैं उनके अगेंस्ट आप कम से कम वो नहीं जा रहे हैं कोर्ट के पास, तो कोई तो व्यक्ति हो जो उनके लिए जा सके कोर्ट में। तो ये जो चीज है यहाँ पे आता है, मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूं बड़े संक्षेप में। क्या कह रहा है? This method led to the development of the public ये देखो, courts through the judicial review practice have liberalized the doctrine of locus standi, right to appear before the person petition the court for the enforcement of fundamental right of those who lack access to courts। अरे भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, हम में से सारे लोग एक तरीके से एक मिडिल क्लास होंगे या उससे ऊपर वाले होंगे, ऐसे भी लोग हैं जिनको कोर्ट का सीवी नहीं पता होता, कभी कोर्ट ने देखा, कभी पढ़ाई लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं आइडिया है, बेचारा कहां जाएगा वो, कौन उसको हेल्प करेगा। और इतने ज्यादा आजकल फ्रॉड वाले लोग हो गए हैं कि उनका भी पैसा ये लोग खा जाते हैं। ठीक है, लैक एक्सेस टू कोर्ट, इनको कैसे सहायता मिले? ये पढ़े लिखे नहीं है तो क्या इनके लिए फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट से पढ़े लिखे लोगों को दिया है? ऐसा तो कहीं नहीं मैंने पढ़ा। तो चूंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये अनपढ़ रह गए, तो क्या इनका फंडामेंटल राइट का कोई वजूद नहीं है? वजूद है, लेकिन कैसे होगा? वो आप में से जो लॉ के जानकार हैं वो आगे बढ़ेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि चूंकि ये नहीं आ सकता कोर्ट, इसके पास हैसियत नहीं है, इसको नहीं जानकारी है, तो हमें आना पड़ेगा, मजबूरन आना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो बचाना ही है इसका। इसके पास भी फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कहीं नहीं लिखा कि जो ग्रेजुएशन रहेंगे 12th पास रहेंगे उन्हीं को फंडामेंटल राइट मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं किया। तो उसके पास जब है तो ये किसी ना किसी रूप से उसको करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम करेंगे। वही बात यहाँ पे कहा गया, लैक एक्सेस टू कोर्ट ड्यू टू द reasons of poverty or social and economic disabilities. This method led to the development of the public or social activation litigation, उसी को PIL या SAL भी कहते हैं, social action litigation कहते हैं, whereby any public spirited person can petition or write letter to the court on behalf of the human rights violation victims or aggrieved parties. This topic has already been dealt with elsewhere in this unit. कहीं और बताया जाएगा, वहां भी दोबारा हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। स्टूडेंट्स में रेफर वो बोल रहा है कि वहां पे कर दीजिएगा। तो लोकस स्टेंडाई के प्रिंसिपल को हम बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूं मैं आपको। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना आपको समझा पाया हूं, आप में से जो लोग नहीं समझ पाए फिर कभी और समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक्चर अब खत्म होगा और इसके बाद आज लेक्चर नहीं होगा, अब हम किसी दूसरे दिन, आप ग्रुप पे इंतजार कीजिए नोटिफिकेशन का, मैं आपको किसी दूसरे दिन अलॉट करके ये फिर आगे का काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? किसी को कुछ पूछना है? यस सर। क्वेश्चन तो अब मत पूछिए, बहुत क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्लास में। नहीं सर, इस टॉपिक से छोटे छोटे हैं बहुत, मतलब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है सर, उसमें बहुत छोटी सी से रिलेटेड है। लिख के रखिए, 1 ही मिनट है, ये खत्म हो जाएगा, आप उसको लिख करके रखिए, दोबारा हम दूसरे दिन इसको करेंगे। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है फिर।